Good morning, class. Welcome back to my channel. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. So, guys, today we will be discussing next approach of capital structure. You can say the next theory of capital structure, that is traditional approach. In the previous two lectures, I told you that capital structure theories are there, which we were discussing, that whether capital structure decision is having any relevance on value of the firm or overall cost of capital. तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में चेंज करने से, लीवरेज में चेंज आने से, या यूं कह लो कि डेट में चेंज आने से, डेट को कम या ज्यादा करने से क्या फर्म की वैल्यू और फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी दो अप्रोचेस या दो थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं। पहली अप्रोच जो थी वो नेट इनकम अप्रोच थी, विच वाज गिवन बाय डेविड ड्रांड। दूसरी अप्रोच भी इसी ने दी थी, दैट वाज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये जो पहली अप्रोच थी इसको हम रेलेवेंट अप्रोच भी बोलते थे, क्योंकि ये अप्रोच क्या बता रही थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का वैल्यू और कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ये अप्रोच बिल्कुल इसके अपोजिट थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का या डेट का ज्यादा कम यूज करने से कंपनी की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन दोनों को हमने पढ़ा था, इनकी एजम्पशंस को भी पढ़ा था। आज ये जो हम जो अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड वन, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या कहती है इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच को आप मिडवे अप्रोच भी बोल सकते हो। मिडवे अप्रोच क्यों? क्योंकि ये जो अप्रोच है ये मिक्सचर है दो अप्रोचेस का। इट्स ए मिक्सचर ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये जो पहली अप्रोच हमने डिस्कस की थी और ये जो दूसरी थ्योरी हमने डिस्कस की थी, इन दोनों का मिक्सचर है। इट मींस इन दोनों को लेकर के चलती है। बैलेंस अप्रोच भी बोल सकते हैं इसको। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का वैल्यू और कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में डेट के कम या ज्यादा करने से वैल्यू या कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अप्रोच इन दोनों को लेकर चलती है कि इफेक्ट पड़ता भी है और इफेक्ट नहीं भी पड़ता। कैसे? ये अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि एक लिमिट तक, अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू ए लिमिट इफेक्ट पड़ता है। उस लिमिट के बाद बियॉन्ड लिमिट इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। तो ये अप्रोच जो है इसको हम मिडवे अप्रोच बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को। तो ये अप्रोच इन दोनों अप्रोचेस को लेकर के चलती है, इन दोनों का मिक्सचर है। मेन बात क्या है कि एक लिमिट तक इफेक्ट पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट के ऊपर और वैल्यू के ऊपर, जिसको हम नेट इनकम अप्रोच बोल देते हैं कि वहां से इसने इसको उठा लिया है। और दूसरा, उस लिमिट के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिमिट से पहले इफेक्ट पड़ेगा, लिमिट के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर। लिमिट से पहले वैल्यू और कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट यहाँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो लिमिट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है, या फिर एक लिमिट, एक रेंज भी हो सकती है कि इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो रेंज है यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है
कि ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट है जहां पे आपकी वैल्यू जो होगी फर्म की वो मैक्सिमम होगी और फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो मिनिमम होगी। यही तो हम चाहते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब बात यह है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रक्स क्या है कि अगर आप डेट का एक जुडिशियस यूज करते हो, अगर आप डेट को ढंग से यूज करते हो, एक बैलेंस यूज करते हो डेट का, तो इससे आप अपने फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हो और फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हो। यही बात वो कहना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि डेट जो होता है वो एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो डेट जो है वो चीपर सोर्स है। डेट को जब आप थोड़ा सा यूज करोगे तो इससे कुछ शेयर होल्डर्स को फायदा होता है और इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम आती है, क्योंकि इसमें आपको कम चार्जेस देने होते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम आती है। तो इसलिए हमें एक लिमिट तक अगर आप डेट का यूज करते हो तो इससे आपको फायदा होता है, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है, वैल्यू फर्म की इंक्रीज होती है। बट अगर आप डेट का ज्यादा यूज करते हो तो फिर इससे शेयर होल्डर्स को भी परेशानी होती है, शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज होता है, जो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में पढ़ा था। शेयर होल्डर का जब रिस्क बढ़ता है तो फिर वो ज्यादा रिटर्न की मांग करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट में जो आपको फायदा हुआ था वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसको बैलेंस कर देती है और ओवरऑल आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म डाउन होती है, ओवरऑल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है। तो इसलिए डेट का अगर आप एक रैशनल यूज करते हो, डेट को अगर आप एक ढंग से यूज करते हो तो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जिस हिसाब से आप फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डेट का यूज करते हो। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ जाए, बिल्कुल डाउन हो और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, कॉस्ट मिनिमम आ जाए, किसके ऊपर? उस लीवरेज पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम। अब देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे काम करती है। इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो एक फर्म है जो बिल्कुल भी डेट यूज नहीं कर रही, 100% इक्विटी यूज कर रही है, तो इससे फर्म को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत लीवरेज अगर आप बिजनेस के अंदर डालोगे, डेट का यूज करोगे, तो उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो ये फर्म क्या करती है? अपने लीवरेज के अंदर डेट को लेके आती है। डेट को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो पहली स्टेज में हमने क्या किया? थोड़ा सा डेट इंट्रोड्यूस किया, 20-30% अपने इसमें डाल लिया। तो इस डेट के अंदर यूज करने से, डेट को यूज करने से क्या होगा? क्योंकि आपको पता है डेट जो है वो एक चीपर सोर्स है, थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमेशा कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि जो इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो, ये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज आपका कम लग रहा है इक्विटी के मुकाबले। तो इससे किसको फायदा होगा? शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो शेयर होल्डर को मिलता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और दूसरा ये है कि शेयर होल्डर को कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट आप थोड़ा ही इंटरेस्ट पे करना है तो आप पे कर दोगे। तो ओवरऑल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कम होगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि शेयर होल्डर की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको पहली स्टेज में थोड़ा सा डेट आपने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से थोड़ा सा शेयर होल्डर को फायदा हुआ, तो वैल्यू बढ़ी और सबको फायदा हुआ। सेकंड स्टेज में क्या होगा? आप और ज्यादा डेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मोर डेट इज बीइंग यूज्ड। जब और ज्यादा डेट का यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट फिर भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पुराने जो आपको
डिवेंचर जिन्होंने पुराने आपके लिए हुए हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और डेट यूज कर रहे हो। तो ज्यादा डेट यूज करने से क्या होगा, शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। शेयर होल्डर को फायदा होगा तो उनकी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पे डेट जो है वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फिर अभी भी जो आप ये ज्यादा डेट यूज कर रहे हो, इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है या इसकी जो कॉस्ट आई है, वहां पे जो आपको फायदा हो रहा है वो जो शेयर होल्डर जो रिस्क उठा रहे हैं उससे वो बराबर हो जाएगा। तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने बात की थी ना कि जब आप ज्यादा डेट यूज करते हो तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है। शेयर होल्डर का रिस्क जब बढ़ जाता है तो वो ज्यादा रिटर्न की मांग करता है। तो इधर जो आपको डेट के थ्रू फायदा हो रहा था वहां उनका जो रिस्क बढ़ गया है वो आपस में ऑफसेट हो जाता है, आपस में दोनों वो कैंसिल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट जो है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा और फर्म की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तीसरा स्टेज देखो, तीसरी स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज, जब आप और ज्यादा डेट का यूज करोगे तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे कि जो रिस्क है शेयर होल्डर का वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे और इधर आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने जो लेंडर हैं जिन्होंने आपको पहले लोन दे रखा है डेट के फॉर्म में, वो अब और ज्यादा डिमांड करेंगे रिटर्न की कि अब उनको भी रिस्क लग रहा है कि उनकी पेमेंट होगी या नहीं होगी। तो इधर तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा है, उधर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, मतलब शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया तो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई, इधर आपका डेट की कॉस्ट बढ़ गई। ये दोनों जब बढ़ेंगी तो ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ओवरऑल कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो फर्म की वैल्यू कम होगी। तो 3 स्टेज हो गई यहाँ पे। तो इन 3 स्टेजेस के अंदर आप अब देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि एक ऐसी स्टेज होगी जहां पे बैलेंस स्टेज आपको मिलेगी। तो देखिए पहली स्टेज में क्या हो रहा था, दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, फिर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। तो पहली स्टेज में आपने क्या किया है, थोड़ा सा डेट का यूज किया, डेट को आपने इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसका मतलब आप लीवरेज यूज कर रहे हो। इसके यूज करने से फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। क्यों? क्योंकि आप जब इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो वो इंटरेस्ट की पेमेंट कम होती है कॉस्ट की पेमेंट से, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है और शेयर होल्डर को भी फायदा होता है, तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है। यहाँ तक तो बढ़िया है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब आप मोर डेट का यूज करते हो, और ज्यादा डेट का यूज करोगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो आपने डेट यूज किया उसके ऊपर आपको कुछ फायदा मिला। किस चीज का? आपका जो इंटरेस्ट है आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। तो ये जो आपको फायदा हो रहा है डेट का यूज करने से, ये जो आपको एडवांटेज मिल रही है वो ठीक है, बट इसके कारण क्या होगा, ज्यादा डेट का यूज करने से शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा। शेयर होल्डर का रिस्क जब बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर जो आपको फायदा हो रहा था वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर जो बढ़े हुए रिस्क के कारण वो कैंसिल हो गया। तो इस दूसरी स्टेज में क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम बनी रहेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम बनी रहेगी। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट जो आपकी कम आई थी उसने किसको कवर कर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो ज्यादा हो गई थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू भी सेम रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहेगी दूसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में क्या होगा, जब आप और ज्यादा डेट का यूज करोगे तो इससे शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी
और इधर आपने जब और ज्यादा डेट का यूज किया तो कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने डेट होल्डर हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा, तो डेट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा। इन दोनों के बढ़ने से ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और फर्म की वैल्यू जो है वो डाउन आ जाएगी। अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो आपको पता लग गया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि एक हद तक तो फर्क पड़ता है और एक लिमिट के बाद फर्क नहीं पड़ता। तो ये अप्रोच जो है वो मिडवे है नेट इनकम अप्रोच का और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। इसको इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं कि ये दोनों का बीच का लेके चलता है, एनआई और एनवाई का। तो दिस अप्रोच क्या कहती है कि स्टार्टिंग में फर्म की वैल्यू जब आप बढ़ाते हो, इट कैन बी इंक्रीज्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग मोर डेट। तो ज्यादा डेट यूज करने से फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, मतलब वी इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कम होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बात हम कर चुके हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसमें होता है। लास्ट बात ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ने लग जाएगी और फर्म की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। यही बात हम कर रहे हैं। यही मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखिए ये आपका ग्राफ है। इधर आपने लीवरेज को शो किया है कि आपका डेट कितना आप ले रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर, और इधर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शो किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट। तो वाई के ऊपर आपका कॉस्ट है और एक्स के ऊपर आपकी लीवरेज है। लीवरेज का मतलब यूज ऑफ डेट। अब देखिए पहली स्टेज जब आप यूज करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सेम बना रहता है। कॉस्ट ऑफ डेट सेम क्यों रहता है? क्योंकि जब आप डेट को इंट्रोड्यूस करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हद तक वो सेम ही रहेगा। सेकंड स्टेज में भी वो सेम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट जो है, जब आप ज्यादा डेट का यूज करोगे तो इससे भी पुराने शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कॉस्ट ऑफ डेट आपकी सेम बनी रहती है। अब इसमें देखिए तीसरी बार में आप क्या करते हो, जब स्टेज 3 में आप आते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा डेट का यूज करोगे तो पुराने जो डेट होल्डर हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज हो जाता है। तो पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में कॉस्ट ऑफ डेट नहीं बढ़ता, तीसरी स्टेज में डेट की कॉस्ट बढ़ जाती है। किस कारण? क्योंकि ज्यादा डेट का यूज करोगे तो ज्यादा डेट का यूज करने से पुराने जो डेट होल्डर है उनका रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेट का ग्राफ है वो सीधा जाएगा पहले 2 स्टेज तक, तो तीसरी स्टेज में ये इंक्रीज होगा। तो जहां पे ये इंक्रीज होता है वहां पे आपकी दूसरी स्टेज खत्म होगी, जहां पे ये इक्वल है वहां पे आपकी ये पहली स्टेज खत्म होगी। अब पहली स्टेज में ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। पहली स्टेज तक आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो सेम बनी रहती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है या सेम ही बनी रहती है, लगभग यहां तक सेम है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बस थोड़ा सा। तो पहली स्टेज में आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बिल्कुल सेम बनी रहती है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा डेट का यूज करने से, पहली स्टेज में आप थोड़ा सा डेट यूज कर रहे हो, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए पहली स्टेज में डेट का यूज किया आपने, यहाँ डेट का यूज किया पहली स्टेज में, थोड़ा सा डेट आपने लिया, और इधर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इसके ऊपर आपको शेयर होल्डर को फायदा होता है। शेयर होल्डर को जब फायदा होगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहली स्टेज में कम हो रही है, यहां तक ये कम हो गई। तो जहां तक आपकी पहली स्टेज में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है वो आपकी पहली स्टेज है।
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों हुई? क्योंकि जो डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो सस्ता पड़ता है, इसलिए हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ। तो यहां तक आपका स्टेज 1 है। स्टेज 2 में देखो क्या हुआ। स्टेज 2 के अंदर अब जो आप और ज्यादा डेट का यूज करोगे, अब आपने डेट को यहां से यहां तक बढ़ा दिया, तो डेट की वैल्यू कॉस्ट तो सेम रहेगी, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है, देखो यहाँ दूसरी स्टेज तक, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है। जब ज्यादा डेट का यूज करते हो तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा, वो ज्यादा रिटर्न की मांग करेगा, इसलिए ये बढ़ रही है। और इधर ये सेम बनी रहेगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेट में आपको फायदा हुआ था, डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इससे आपको कुछ फायदा होता है, वो फायदा कहाँ पे बैलेंस हो जाएगा? यहाँ पे जो ज्यादा डिमांड करने लग गए रिटर्न की, और यहाँ पे आपको सेम आपको फायदा हो रहा था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए फर्म की वैल्यू जो है वो सेम बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सेकंड स्टेज में क्या होता है। आप ज्यादा डेट का यूज करते हो, ज्यादा डेट का यूज करने से आपको शेयर होल्डर को फायदा होता है, बट शेयर होल्डर का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा रिटर्न की मांग करते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। तो ये जो डिबेंचर के डेट के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे जो हमने फायदा कमाया था, वो कहां से जाके कैंसिल हो जाता है? ज्यादा रिटर्न जो आपने देनी है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए फर्म की वैल्यू सेम बनी रहती है। तीसरी स्टेज में जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो डेट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ज्यादा डेट का यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको ज्यादा रिस्क होता है, तो ये और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब जब ये भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ डेट भी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल भी ज्यादा बढ़ रही है, ये और तेजी से बढ़ती है। तो ये जो आपकी बीच की स्टेज है, ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। देख लो कैसे। ये जो आपका बीच का स्टेज है ना, ये वाला, जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल सबसे कम है और इक्वल बनी रहती है, और डेट भी सबसे कम बना रहता है, ये आपकी जो स्टेज है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्टेज है। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेज। सबसे बढ़िया स्टेज यही है। अब मैं आपको इसको एक रफ पेज पे करके दिखाता हूं कि एग्जाम में आपको इसको कैसे बनाना है। एग्जाम के अंदर अगर आपको तीनों स्टेज याद रखनी हो तो ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये आपका लीवरेज हो गया और ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो सबसे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सेम बना रहेगा दोनों स्टेज के अंदर, दो स्टेजेस के अंदर वो सेम रहेगा, फिर वो बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जहां से वो बढ़ना स्टार्ट होता है वो आपकी स्टेज 2 खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आप स्टेज 1 बना लो। तो ये हो गई स्टेज 1 और ये हो गई स्टेज 2। क्लियर? ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट है। पहली स्टेज में ये आपकी स्टेज 1 है, ये आपकी स्टेज 2 है और ये आपकी स्टेज 3। पहली स्टेज में आपका कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगा, दूसरी में भी सेम रहेगा क्योंकि ज्यादा डेट यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट तीसरी स्टेज में डेट बढ़ रहा है क्योंकि पुराने जो डेट होल्डर है उनका रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा डेट की डिमांड करते हैं। इधर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती है बस, तो यूं मान लो कि यहां से बढ़नी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बढ़ाएंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगभग सेम ही बनी रहती है यहां तक, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो यहां से हम उसको इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? और कॉस्ट ऑफ डेट, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई, ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई। अब आपने कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल भी लेना है। तो पहली स्टेज में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पहली जो स्टेज होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, वो डिक्रीज होती है। तो पहली स्टेज तक हम उसको घटाएंगे, यहां तक हमने इसको घटाना है।
क्योंकि पहली स्टेज में आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है, दूसरी स्टेज में वो सेम बनी रहती है, तो यहाँ पे हमने उसको सेम रखना है। फिर तीसरी स्टेज में हमने उसको और इंक्रीज कर देना है ओवरऑल। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो दूसरी स्टेज में आप याद रखना कि ये सीधी होनी चाहिए, और यहाँ पहले कॉस्ट ऑफ डेट भी सीधा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो दोनों स्टेजेस में सीधा रहेगा, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल यहाँ सीधी रहेगी। पहली स्टेज में ये कम होगी, पहली स्टेज में आपको इसको कम ही कम करना है, यहां तक इसको कम रखना है आपने, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम रहेगा, फिर ये इंक्रीज होगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो पहली स्टेज के बाद बढ़ना स्टार्ट होगी, थोड़ा सा यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा जब आप थोड़ा सा डेट यूज करोगे तो थोड़ा सा तो बढ़ेगी, फिर यहां से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, फिर बढ़ती ही रहेगी। जो जो आप डेट का ज्यादा यूज करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसको आपने याद रखना है और बनाना है। इसको मैं एक्सप्लेन कई बार कर चुका हूं, क्यों बढ़ती है, क्यों सेम रहती है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, इसको ऐसे करके आपने यहाँ पे लीवरेज, यहाँ पे कॉस्ट, पहली स्टेज तक आपने इसको बराबर रखना है, फिर इसको इंक्रीज करना है। तो यहां से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पहली स्टेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई, ये थर्ड हो गई। ये कॉस्ट ऑफ डेट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो लगभग यूं मानो शुरू में आपकी सेम ही रहती है, यहां पे आकर के थोड़ा सा इससे पहले वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, मैंने आपको बताया कि वो पहली स्टेज में कम होती है, यहां वो कम होती चली जाएगी यहां तक। दूसरी स्टेज में वो सेम रहती है, दूसरी स्टेज तक वो सेम रखनी है आपने, तीसरी स्टेज में उसको एकदम बढ़ा देना है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, कि एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे आप, तो ये जो पार्ट है स्टेज 1, ये कौन सी अप्रोच हो गई? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी कि फर्म की वैल्यू बढ़ती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। ये तीसरी जो है, ये क्या कहती है? ये भी नेट इनकम अप्रोच ही मानो, कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, फर्म की वैल्यू कम हो रही है। नेट इनकम अप्रोच कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर है, और इसमें से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। एक इलस्ट्रेशन देखिए आप, इलस्ट्रेशन क्या कहती है, मैं आपको पहले इसका क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, कि एक फर्म है, उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,50,000, 3,50,000 उसने EBIT है उसका, और फर्म जो है फर्स्ट केस के अंदर कोई डेट यूज नहीं करती, नो डेट, तो यहां पे उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। सेकंड केस के अंदर फर्म जो है 8 लाख का डेट यूज कर रही है, तो वहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 11%। थर्ड केस के अंदर 10 लाख का डेट यूज कर रहे हो, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कितना आ रहा है? 13%। डेट की भी आपको दी हुई है, 8 लाख का डेट यूज करते हो तो 6% के अकॉर्डिंग मिलता है, 10% का यूज करते हो तो 8% के अकॉर्डिंग मिलता है। आपने बताना है कि फर्म की मार्केट वैल्यू क्या होगी, फर्म की वैल्यू क्या होगी, और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब आप ये देखो, मैंने आपको यही बताया था कि जब आप थोड़ा सा डेट यूज करोगे, तो आपने यहाँ पे कोई डेट यूज नहीं किया, और यहाँ पे आपने एकदम 8 लाख का डेट यूज कर लिया,
और फर्म की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15 लाख रुपए। तो स्टार्टिंग के केस में तो आपने 15 के 15 लाख इक्विटी के लिए, तो 10% इक्विटी लग रही है। दूसरे केस में आपने 8 लाख का डेट ले लिया, तो 15 में से 8 तो डेट ले लिया, 7 लाख इक्विटी रह गया। अब जैसे ही आपने 8 लाख का डेट यूज किया, शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया कि पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी इक्विटी की जो रेट है वो 10 से 11 कर दी। और तीसरे केस में आपने जो और ज्यादा डेट का यूज किया, 8 से 10 लाख कर दिया, तो इनकी चिंता और बढ़ गई इक्विटी शेयर होल्डर वालों की, तो इन्होंने कितना कर दिया? 11 से 13। और इधर ये जो पहले वाले शेयर होल्डर थे, ये 6% में मान रहे थे, अब इनको भी रिस्क हो गया। इनको जब रिस्क हो गया तो इसने भी बढ़ा करके अपना 6 से क्या कर दिया? 8। तो इस तरह से जब आप करते हो तो एक फर्क पड़ता है वैल्यू के ऊपर। अब हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है वैल्यू के ऊपर और रिटर्न के ऊपर। तो सबसे पहले केस में हम ये प्रेजेंट केस लेके चल रहे हैं। आपकी EBIT कितनी है? 3,50,000। तो इसमें से EBIT में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, क्योंकि कोई भी इसमें डेट आपने ले ही नहीं रखा। प्रेजेंटली 100% इक्विटी है। 100% इक्विटी का मतलब कोई आपने इंटरेस्ट नहीं देना, इसलिए 0% हो गया। तो इंटरेस्ट कितना बन गया? 0। अब जो 3,50,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। 3,50,000 इन्हीं की रह गई, शेयर होल्डर की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। तो आपकी फर्म की जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 35 लाख रुपए। 3.5 लाख को 10% से डिवाइड किया तो 3.5 लाख को 35 लाख रुपए आ गया। डिवेंचर की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि डिवेंचर है ही नहीं, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? 35 लाख रुपए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो फार्मूला क्या है? EBIT डिवाइड बाय V। EBIT कितनी है? 3.5 लाख। वैल्यू कितनी है? 35 लाख। EBIT के बाद फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? 10%। अब इस केस में आपने 8 लाख का डेट यूज किया है। ये देखो, हमने बताया था ना कि 8 लाख का डेट अगर आप यूज करते हो, तो 8 लाख का डेट यूज किया है, तो EBIT 3.5 लाख रुपए। 6% उसकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, तो 48,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट को जब इसमें से माइनस कर दोगे EBIT में से, तो 3,02,000 क्या आ गया? अर्निंग आ गया शेयर होल्डर का। 11% इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कितनी वैल्यू आ गई शेयर होल्डर की? 27,45,455। ये शेयर होल्डर की वैल्यू आ गई। डेट की वैल्यू 8 लाख है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? 35,45,455। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ जाएगी? 9.87। इसी तरह जब 10 लाख का डेट यूज करोगे तब क्या बनेगा? 3.5 लाख EBIT है, 8% इसकी डेट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट हो गया 80,000। 3,50,000 में से 80 गए तो 270 किसके लिए बच गया? शेयर होल्डर्स के लिए। 13% उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वैल्यू कितनी आ गई शेयर होल्डर की? 20,76,923। 10 लाख रुपए डिवेंचर की वैल्यू आ गई, तो ये शेयर होल्डर की वैल्यू, ये डिवेंचर की वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 30,76,923। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? 11.30। अब इन तीनों केसेस को देखिए और ये समझिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है। सबसे ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे 35,45,455। और सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे आ रही है? सेकंड स्टेज के अंदर 9.87। तो ये आपका, ये जो आपने 8 लाख का डिवेंचर यूज किया है ना, दिस इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पॉइंट के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है और सबसे कम आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है। इस 8 लाख से ऊपर जब आप इसको यूज करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब आपकी वैल्यू कम होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होगी। तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो क्या कहती है कि एक लेवल तक जब आप लीवरेज को यूज करते हो तो उससे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी। उस लिमिट से ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे मिडवे अप्रोच। तो इसका मतलब हमें डेट का सोच समझ के यूज करना चाहिए और उस लेवल तक यूज करना चाहिए जहां पे वैल्यू मैक्सिमम आती है और कॉस्ट सबसे कम आती है।
सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।